आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 के PYQ डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? सर आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो ये मैं लास्ट क्लासेस जो बाकी पहले की है वो मैं कल तक कंप्लीट कर लूँगी, बट आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके ओके फाइन, ठीक है। मैं अभी क्लास के बाद यूनिट सेकंड का रिजल्ट शेयर करूँगा, तो जिन लोगों का नाम उसमें होगा इसका मतलब उन लोगों ने सॉल्व किया है, बाकी लोगों ने 1 सेकेंड मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया आप लोग कर लीजिए। यूनिट सेकंड के नाम से होगा यूनिट सेकंड, ऑल PYQ के नाम से मॉक टेस्ट होगा यूनिट वाइज PYQ मॉक टेस्ट के अंदर, उससे वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट हैं आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अगर आपको रहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो यू कैन जस्ट शेयर दी टॉपिक इन टेलीग्राम ग्रुप। आई विल कलेक्ट ऑल द टॉपिक एंड डिस्कस इन क्लास। बट अभी तक आप लोगों के कोई भी डाउट नहीं आए ग्रुप के अंदर, तो हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। स्टिल यू हैव डाउट फ्रॉम यूनिट 1 और 2, यू कैन जस्ट शेयर इन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कल क्लास नहीं हुआ था बट मुझे कुछ काम था, बट आज क्लास है और कल भी होगा। सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस यूनिट 3 अलॉन्ग विद द डाउट ऑफ यूनिट सेकंड और यूनिट फर्स्ट। PPT सो रहा है सभी को? पिछले 4-5 सालों के जो भी क्वेश्चन PYQ जो है यूनिट 3 से हैं उनको कंपाइल किया गया है, और सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड होंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं एग्ज़ाम के अंदर यूनिट 3। ओके, सो जून का जो हमारा पेपर हुआ था अभी रिसेंट, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन आए हुए थे यूनिट 3 से। तो उसको देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। फर्दर उसके बाद जो दिसंबर 2024 2023 जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, अराउंड 10 क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम के अंदर यूनिट 3 से। सो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, इस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिसने भी यूनिट 3 पढ़ा हुआ है थ्योरी, आप लोग इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन को, आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसको डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि is the process used by the certain human welfare agency to help individuals cope more effectively with their problems in the social functioning। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन वेलफेयर एजेंसी होती हैं, जैसे NGO है या गवर्नमेंट एजेंसी है, वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करती हैं। जो भी इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो सोशल फंक्शनिंग है, और जो प्रॉब्लम्स है उसको इफेक्टिव तरीके से कोप अप करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कौन सा प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रणाली, कौन सी प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। द ऑप्शन द फर्स्ट विल बी राइट आंसर, सोशल केस वर्क। ओके, केस वर्क जैसे कि नाम में मेंशन है, सोशल, देखो 6 मेथड होते हैं सोशल वर्क में। हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं प्रैक्टिस मेथड, इसमें से 3 प्राइमरी मेथड होते हैं और 3 सेकेंडरी मेथड होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेथड को हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेथड को ऑक्सिलरी मेथड बोल सकते हैं या इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सोशल वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पर सोशल वर्कर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ओके, कौन कौन सी मेथड है? प्राइमरी मेथड बताइए कौन कौन सी तीनों। सेकेंडरी मेथड सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सोशल एक्शन, सोशल वर्क रिसर्च और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है सोशल केस वर्क। केस वर्क का मतलब होता है कि व्हेन द सोशल वर्कर डीलिंग विद द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल केस में सोशल केस वर्क का मेथड यूज किया जाता है। जैसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, somebody who have any kind of problems, फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट। तो कई प्रकार के केसेस होते हैं, इनमें सभी प्रकार के आ जाते हैं। एक तो होता है इंटरपर्सनल, एक होता है सोसाइटल। तो दोनों प्रकार के केसेस डील किए जाते हैं सोशल वर्कर के द्वारा व्हेन ही और सी इज डीलिंग विद द सोशल केस वर्क बाय यूजिंग द सोशल केस वर्क। तो ये पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको पता है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, तो अगर आप स्टूडेंट पढ़ोगे पूरा तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। और देखिए, सोशल फंक्शनिंग का मतलब होता है, जो मैंने अभी बताया है कि दो प्रकार का प्रॉब्लम होता है, एक तो इंटरपर्सनल हो सकता है, एक सोशल हो सकता है। साइकोलॉजिकल मतलब इंडिविजुअल का, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, मेंटल एबनॉर्मलिटी है। सो दीज आर द केसेस ऑफ इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सोसाइटल प्रॉब्लम्स आता है कि जहाँ पर इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम्स। सोशल फंक्शनिंग मतलब डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है, अगर कोई व्यक्ति नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही, तो ऐसे केसेस में सोशल केस वर्क के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से या काउंसलिंग के माध्यम से सोशल वर्कर डील करता है इस प्रकार के क्लाइंट को। पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली जो प्रिंसिपल्स एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो सोशल केस वर्क का हो और या सोशल ग्रुप वर्क का हो या कोई भी फर्दर जो मेथड्स हैं, उनके सभी के प्रिंसिपल्स एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एचपी ट्रिकर के द्वारा, डगलस के द्वारा कुछ सोशल वर्क ग्रुप के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। इसमें क्या लिख रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क प्रपोज्ड बाय द एचपी ट्रेकर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको उसको क्रम में लगाना है। ओके, शुरुआत कहाँ से होती है और एंड कहाँ तक होगा। तो ये सभी यहाँ पर 5 दिए गए हैं प्रिंसिपल, 4 दिए हैं, इनमें आपको बताना है क्या सही क्रम होगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? BDCA। देखो, सबसे पहले आएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लान ग्रुप फॉर्मेशन, बी पहले आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप की जो नीड है, जैसे ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं फॉर एग्जांपल, 10 मेंबर का एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल SHG ग्रुप है। SHG ग्रुप इज़ एग्जाम्पल ऑफ जहाँ पर सोशल ग्रुप वर्क का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हो, मतलब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हों, जैसे फैमिली है या छोटा समूह है, ग्रुप है, छोटे बच्चों का समूह है, छोटी महिलाओं का समूह है, या ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं उनका समूह है, तो उसको हम सोशल ग्रुप वर्क के माध्यम से डील करते हैं। तो 10 महिलाओं का एक SHG ग्रुप से सबसे पहले होता है कि प्लान ग्रुप फॉर्मेशन। सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप की नीड क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, किस लिए ग्रुप बनाया गया है, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करना, ग्रुप बनाना। ओके, जैसे कि मान लीजिए SHG ग्रुप बनाया गया है अर्बन स्लम्स में या रूरल एरिया के अंदर, उनकी जो नीड है उसके आधार पर, जैसे कि लाइवलीहुड क्रिएशन करना है या छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए ग्रुप बनाया गया है। सबसे पहले प्लान ग्रुप फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बी पहले आएगा। बी पहले आएगा बस का मतलब यहाँ पर बाकी के ऑप्शन में बी पहले नहीं है, तो ये आपके तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर डी लिखा है। डी मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन। देखो, ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सोशल केस वर्क के जो प्रिंसिपल हैं उसको समझ लेते हैं, तो आपको फिर सोशल ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल को समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसको हम दोबारा भी रिपीट करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर यूनिट सेकंड पे जाएंगे, क्वेश्चन सेकंड पे, सो दैट कि आसानी समझ में आ जाएगा आपको।
कौन सा प्रिंसिपल नहीं है सोशल केस वर्क में? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ओके, तो जो 7 प्रिंसिपल हैं उसमें से कौन सा नहीं है? बिल्कुल पहला वाला नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन उसका पार्ट नहीं है। जो 7 प्रिंसिपल हैं सोशल केस वर्क के उसमें से आप देखेंगे तो इसमें पहला नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन होता है, एक्सेप्टेंस भी है, क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है, बट कम्युनिकेशन उसका नहीं है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि चूँकि एक सोशल केस वर्क का है तो मतलब यहाँ पर एक क्लाइंट है और सोशल वर्कर है। ये केस यहाँ पर बन रहा है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर एज ए सोशल वर्कर आप हर एक व्यक्ति को, हर एक क्लाइंट को यूनिक समझते हैं, विशेष समझते हैं। मतलब देखिए, हर व्यक्ति की अपनी नीड होती है ना, उसके अंदर उनकी कैपेसिटी अलग है बाकी लोगों से, व्यक्ति का अनुभव एक्सपीरियंस होता है, उसका लाइफ अलग होता है। तो हम हर व्यक्ति को जो है अलग समझेंगे। एज ए सोशल वर्कर वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट इंडिविजुअलिटी। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ स्लम एरिया एज ए सोशल वर्कर, तो वहाँ पर जो यूथ है, तो यूथ की डिफरेंट नीड हो सकती है। जैसे कि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एजुकेशन चाहिए, ओके। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त कर ली होगी लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, ओके। तो इन दोनों के लिए आपको डिफरेंट प्लान बनाने होंगे। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। डिफरेंट सपोर्ट प्लान बनाना होगा फॉर द डिफरेंट यूथ। क्योंकि सभी लोग अलग अलग हैं, सबकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, सबकी नीड अलग हो सकती हैं, सबकी समस्याएं अलग हो सकती हैं। तो वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। दैट मीन्स एज ए सोशल वर्कर वी हैव टू रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द एवरीबडी इज डिफरेंट, यूनिक एंड एज पर देयर नीड्स एंड देयर कैपेबिलिटी। तो ये आपका पहला हो गया। नेक्स्ट इसमें है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? स्वीकारना। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना किसी के जजमेंट के, बिना किसी प्रेजुडिसेस बनाए, रिगार्डलेस उसका बिहेवियर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट दोज हू आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, कलर, ओके। तो इन सभी के आधार पर किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एज ए सोशल वर्कर। दैट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग द पर्सन एज ही और सी इज़। जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ये प्रिंसिपल दिखाता है दैट वी हैव टू फॉलो एज ए सोशल वर्कर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्लाइंट जो पर्सन है उसके पास अधिकार है कि वो खुद चॉइसेस बना सकता है, उसकी खुद की चॉइसेस हो सकती है, वो डिसीजन खुद ले सकता है, ओके। बट यहाँ पर सोशल वर्कर उसको मेंटोर करेगा, गाइड करेगा कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं, ओके, उस डिसीजन के ये प्रो हो सकते हैं, ये बेनिफिट हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें सोशल वर्कर को बतानी है क्लाइंट को। लेकिन फाइनल डिसीजन जो लिया जाएगा वो उस क्लाइंट के द्वारा ही लिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर होता है ना, पेशेंट को बता देता है कि ये प्रॉब्लम्स है और इस प्रकार से आपको ये टेस्ट कराने हैं, ये इस प्रकार की ये सर्जरी हो सकती है, ये सभी चीज़ें। बट फाइनल डिसीजन पेशेंट ही लेता है कि उसको कहाँ से कराना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बट गाइडेंस दिया जाएगा सोशल वर्कर के द्वारा, लेकिन फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द क्लाइंट। तो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय लेने का अधिकार। सो दैट प्रिंसिपल दैट फॉलो बाय द सोशल वर्कर, ठीक है। सोशल वर्कर क्लाइंट के बिहाफ पर कोई डिसीजन नहीं लेगा कि उसको बिना बताए। हाँ, कभी कभी क्लाइंट ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि केस ऑफ मेंटल एबनॉर्मलिटी, जहाँ पर क्लाइंट खुद डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसके पेरेंट्स हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, उसका जो हस्बैंड या वाइफ है, तो उससे पूछ करके डिसीजन लिया जाता है। बट यहाँ पर फाइनल डिसीजन विल बी टेकन फ्रॉम द क्लाइंट साइड। तो ये उसमें नहीं होगा, बाकी तीनों हैं। ये तीनों क्लियर है? अच्छा, बाकी के भी प्रिंसिपल हैं, उनको भी देख लेते हैं सो दैट कि समझ में आ जाएगा सभी। बाकी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन हो गया है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग का मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि एज ए सोशल वर्कर आपको क्लाइंट को इनकरेज करना है। इनकरेज किसके लिए? सो दैट कि व्यक्ति अपनी जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस कर पाए। किसी प्रकार की फीलिंग्स हो सकती है, जैसे कि कोई एक केस ऐसा है कि कोई कपल का केस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड है या वाइफ है, तो वो काउंसलिंग ले रहा है सोशल वर्कर से, तो वो या तो फीलिंग उसकी गुस्से की हो सकती है, या जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो ग्रीफ की भावना है या फीलिंग है, कई प्रकार की फीलिंग हो सकती है, हेट की। तो इस प्रकार की फीलिंग व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाए फ्रीली, सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव फीलिंग्स और द नेगेटिव फीलिंग्स। एज ए सोशल वर्कर आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है, सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है। इसका मतलब है कि ताकि व्यक्ति अपनी बात रख पाए। किसी प्रकार की बात हो सकती है, व्यक्ति भावनाओं में बहकर रो भी सकता है, या गुस्से में बोल सकता है, या कुछ ना बोले, कम बोले। तो एज ए सोशल वर्कर आपको सपोर्ट करना है उसको, और बहुत ही सपोर्टिव स्पेस क्रिएट करके उसकी भावनाओं को समझना है, सुनना है, उसको इनकरेज करना है, सो दैट द पर्सन कैन एक्सप्रेस देयर वन फीलिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पर्पजफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। वी हैव टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स क्लाइंट, नॉट सिंपैथी एंड बी सेंसिटिव। हाँ, एम्पैथेटिक होकर के ही उससे आपको बात करनी है। एंड बी शुड बी वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है इन टर्म्स की बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को नहीं निकालना है। एज ए सोशल वर्कर आपको कंट्रोल इमोशनल, जैसे कि एक इसमें प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, कि एज ए सोशल वर्कर यू शुड बी वेरी एम्पैथेटिक, कि जो व्यक्ति है उसके जो कंसर्न है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सुन रहे हैं, लेकिन आप ओवर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा होता है, इमोशंस होता है, रो रहा होता है या गुस्से, कुछ भी, तो एज ए सोशल वर्कर आपको ओवरली इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। ऐसा ना है कि वो रो रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर भी आंसू आ जाए, तो ये सही नहीं है। तो एज ए प्रोफेशनल रिलेशन आपको बिल्डअप करना है, एम्पैथी शो करना है, उसको अटेंटिव तरीके से सुनना है, क्या बोल रहा है, क्या किस तरह क्या भावना अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, गाइड करना है, हेल्प करना है। एक बैलेंस प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करना है, ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना है। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। कि इन्वॉल्वमेंट तो होगा, लेकिन वो कितना होगा? बहुत ही कंट्रोल वे में, बैलेंस वे में। यू शुड बी वेरी एम्पैथेटिक, बहुत ही अटेंटिव तरीके से। यू हैव टू लिसन पर्सन, सो दैट कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को, फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। इसका मतलब हुआ कि एज ए सोशल वर्कर हमको किसी प्रकार का कोई जजमेंट इम्पोज नहीं करना है, कोई ओपिनियन नहीं देना है, या मोरल जजमेंट नहीं देना है किसी भी क्लाइंट पर बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, और उसको देख करके, या मेल है या फीमेल है, या इस रिलीजन का, एक कास्ट का है, इसका, इस तरीके से वो किसी प्रकार से भी कोई भी पर्सनल ओपिनियन इम्पोज नहीं करना है क्लाइंट के ऊपर। ओके, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। एक और होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब हुआ कि देखिए, क्लाइंट के द्वारा जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कपल काउंसलिंग है, या कोई भी ऐसा केसेस है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन सबके साथ नहीं शेयर कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी प्राइवेट। जैसे HIV एड्स अफेक्टेड पेशेंट हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जनरली शेयर नहीं की जानी चाहिए सोशल वर्कर के द्वारा किसी और को, वो प्राइवेटली दैट शुड बी वेरी केप्ट, दैट शुड नॉट शेयर विद द एनीबडी। हाँ, इन केस यहाँ पर क्लाइंट को अगर दूसरे बोल सकते हैं सोशल वर्कर के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर ट्रांसफ़र वाला केस है, तो इसमें कंसर्ट लेना होता है क्लाइंट से, उस व्यक्ति से कंसर्ट लेना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी पड़ेगी फॉर एनी पर्पज़, या केस को ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में ये विद द कंसेंट यू कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन टू द अदर सोशल वर्कर। क्लियर है? तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे सोशल केस वर्क के। किसी में डाउट? प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक्सेप्टेंस, इंडिविजुअलिटी, कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। बोलिए, क्लियर टू ऑल?
वैसे जो मैंने सातों बताए हैं प्रिंसिपल, ये बिस्टेक के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। सोशल केस में जनरली यही हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है उसमें। अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी देख, हाँ जी बोलिए। सर एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। नहीं देखो, वो प्रिंसिपल हो सकता है, बट आपका जो मैं बता रहा हूँ मिस्टेक किया, उसमें 7 है, ओके सर। ठीक है। सी बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल, जैसे कि अलग अलग थिंकर के द्वारा ना बहुत सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो सोशल केस में जनरली हम लोग पढ़ते हैं मिस्टेक के प्रिंसिपल जो है 7, उसको पढ़ रहे होते हैं। देखो जैसे पर्पजफुल मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि रिलेशनशिप जो मैं बात कर रहा हूँ पर्पजफुल या जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए। रैपोर्ट बिल्डिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर हम पॉजिटिव रिलेशन बिल्डअप करते हैं, फ्रूटफुल रिलेशन बिल्डअप करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हम क्लाइंट को बेहतर तरीके से हेल्प कर पाएँ, उसको मदद कर पाएँ। क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगा तो फिर जो क्लाइंट है वो अपनी बात रख नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। अगर एक बार ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, रिपोर्ट बिल्डिंग प्रॉपर हो गई, तभी क्लाइंट अपनी बात रखेगा, अपनी बात बताएगा, शेयर करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो उसके लिए मीनिंगफुल रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ऐसे करके बहुत सारे और भी प्रिंसिपल हम लोग उसको देख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि यहाँ कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, अच्छा ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये पहला वाला आंसर हो गया था। अब इसको पढ़िए, इसमें क्या क्या लिखा है। सोशल ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ प्लान ग्रुप फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेल्फ डिटर्मिनेशन, अच्छा अभी हम लोग डिस्कस किए सेल्फ डिटर्मिनेशन का, तो अब आपको क्लियर हो गया इसका मतलब क्या है। और डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ डेमोक्रेटिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे इंडिविजुअलाइजेशन तो है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन है, तो कुछ टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, उसका मतलब समझेंगे, इसलिए मैंने पहले उसको बता दिया आपको, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन तो आपको समझ में आता है, इसका मतलब होता है खुद निर्णय लेने का अधिकार होता है। लेकिन डेमोक्रेटिक मतलब क्या, जैसे कि ग्रुप है, चूँकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल ग्रुप वर्क की, तो जैसे 10 लोगों का एक समूह है, 10 मेंबर हैं इसके अंदर, SHG ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी भागीदारी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप का जो लीडर है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, वो सही नहीं होगा। क्योंकि ये ग्रुप है तो इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब सभी के अपने अपने मतलब ओपिनियन हो सकते हैं, दे कैन डिफरेंट ओपिनियन, दे कैन पुट टुगेदर और आपस में डिस्कस करके इन अ वेरी इंक्लूसिव वे, सबको इंक्लूड करना है, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर सबकी भागीदारी होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मीन्स ग्रुप, अब चूँकि नंबर ऑफ लोग ज़्यादा हैं तो डेमोक्रेटिक को फॉलो करना पड़ेगा आपको, ताकि सभी लोगों के ओपिनियन को हम समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, फाइनल डिसीजन ले पाएँ। दैट इज़ डेमोक्रेटिक ग्रुप सर। इसमें लिखा है कि इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन मतलब आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसका मतलब क्या होता है। अब कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एनीवन? बताइए। इंडिविजुअल मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया कि हर एक व्यक्ति अलग है, यूनिक है, उसकी अपनी नीड्स है, अपनी समस्याएं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अनुसार सोशल वर्कर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट, एक डिफरेंट सपोर्टिंग प्लान बनाएगा सबके लिए, ताकि सभी के लिए हो, सभी को डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सके। तो वो हो गया केस वर्क के लिए। अभी चूँकि यहाँ पर ग्रुप वर्क की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिया है कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन। तो ये क्या डिफरेंट है बाकी दोनों से, बताइए। पर्सनलाइज इंटरवेंशन, ठीक है, पर्सनलाइज इंटरवेंशन होगा, लेकिन कंटिन्यूस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें 10 लोग हैं, ये ग्रुप बनाया गया है ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ठीक है।
इसमें कुछ 10-20 लोग हैं और नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से बोल सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए 20 लोग इसके अंदर है ना, तो कुछ ऐसे लोग होंगे 4-5 जो लोग अभी रिसेंट में ही ड्रग लेना स्टार्ट किए होंगे, जैसे 1 महीना हुआ या 2 महीना 3 महीने हुए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पिछले 2-3 सालों से ड्रग ले रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनका कारण ड्रग लेने का इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, पैसा नहीं है, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उसकी वजह से कई कारणों की वजह से लोग ड्रग लेना स्टार्ट करते हैं या लेकर लेते हैं, दारू पीते हैं। एक हो जाता है। दूसरा होता है कि मे बी फाइनेंस फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी वजह से कुछ लोग जो नशा कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल रीज़न होते हैं, मल्टीपल टाइम लोग अलग अलग समय से ले रहे होते हैं। इससे होता क्या है कि सभी का जो प्रॉब्लम है उसका सिवियरिटी लेवल डिफरेंट होगा, है ना। जो रिसेंट ज्वाइन किए वो जल्दी ठीक हो सकते हैं, जो ऑलरेडी 3-4 सालों से ड्रग ले रहे हैं उनको टाइम लगेगा। अब चूँकि सबका सोशल सर्कमटेंसेस डिफरेंट है, तो जो लोग ज़्यादा गरीब हैं, जो और बाकी समस्याएं हैं, पॉवर्टी है, उनको अलग टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में। जिन लोगों का फैमिली प्रॉब्लम्स है, अगर उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, फैमिली काउंसलिंग, तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो चूँकि लोग अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सिवियरिटी लेवल डिफरेंट है, अलग अलग टाइम से है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ग्रुप के अंदर 20 लोग हैं, अगर 10 लोग ठीक हो गए जल्दी तो हम ये ऐलान कर दें या ये बोल पाएँ कि ग्रुप की जो समस्या थी, ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम था, वो सफल हो गया। सफल तभी माना जाएगा जब ग्रुप के अंदर 20 लोग ठीक हो जाएँ। इसका मतलब क्या है कि 10 लोग जो ठीक हुए हैं, जो अभी बेहतर हैं, उनका जो अनुभव होगा, जो उनका एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस का यूज़ किया जाएगा बाकी के जो 10 लोग बचे हैं उनको ठीक करने में। आपस में लगातार इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, ठीक करना, जब तक कि लास्ट पर्सन ठीक ना हो जाए। इसका मतलब है कि लगातार कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन, समझ आ रहा है। ये इसलिए हमारा फोकस यहाँ पर कंटिन्यूस हो रहा है, क्योंकि ग्रुप के अंदर अगर 5 लोग 4 लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी सिवियरिटी लेवल बहुत ख़राब नहीं था, वो जल्दी ठीक हो गए, और समस्याएं ऐसी थी कि वो जल्दी ठीक हो चुके हैं। लेकिन बाकी लोग जो बचे हैं उनको भी हमको लगातार फोकस करना है, उनको भी लगातार कंटिन्यूस उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को, और विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप वी कैन अचीव ऑल। जैसे 20 है या 10 है, तो पूरा का पूरा जो योजना है, जो प्रोग्राम है, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसको लगातार करना होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन द देयर यूनिक नीड्स, देयर कैपेसिटी। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कैपेसिटी कम होती है, वो उनको टाइम लगता है चीज़ों को ठीक करने में, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं व्यक्ति के, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, और लगातार कंटिन्यूस कंट्रीब्यूट करना है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एवरीबडी। क्लियर। कंसिस्टेंसी, रिकॉग्नाइज नीड्स, पर्सनलाइज इंटरवेंशन। हाँ, पर्सनलाइज इंटरवेंशन होगा, और साथ ही साथ लगातार होगा जब तक कि लास्ट पर्सन ग्रुप का ठीक ना हो जाता है। तो ये 2 टर्म आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसमें आपको सीक्वेंस सही क्रम में लगाना था। तो पहले तो आएगा प्लान ग्रुप फॉर्मेशन। यहाँ पर एचबी टकर के द्वारा कौन कौन से दिए गए प्रिंसिपल ऑफ प्लान ग्रुप फॉर्मेशन। इसका मतलब समझ में आ गया कि लोगों की नीड के अनुसार, लोगों के इंटरेस्ट के अनुसार हम सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप बना रहे होते हैं। दूसरा ग्रुप है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तीसरा प्रिंसिपल है पर्पसफुल वर्कर ग्रुप रिलेशनशिप। कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन, गाइडेड ग्रुप इंस्ट्रक्शन, और कौन सा होता है जो यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेटिक सेल्फ ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन, और एक है फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एवेल्युएशन।
ठीक है, ये है टोटल 10 है। तो जैसे कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लान ग्रुप फॉर्मेशन हो गया। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, उनकी अपनी डिफरेंट नीड है, उसके अनुसार से प्रॉपर तरीके से एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को सेट करते हुए लेके चलना है। एंड आल्सो साथ साथ ग्रुप का जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए। पर्पसफुल वर्क ग्रुप रिलेशनशिप मतलब होता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप करना, जिसके माध्यम से ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो बेहतर तरीके से दोनों में इंटरेक्शन हो पाएगा, बेहतर तरीके से सोशल वर्कर गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ठीक, ग्रुप को। कंटिन्यूस इंडिविजुअलाइजेशन तो हो गया है। गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी ग्रुप है अगर वो गाइडेड नहीं है, उसको गाइड नहीं किया जाएगा तो ग्रुप ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा या फ्रेगमेंटेड रहेगा, ग्रुप नहीं चल पाएगा। तो गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल वर्कर के द्वारा यहाँ पर लगातार कंटिन्यूस गाइड किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। मतलब गाइड का मतलब ये हुआ कि उनको इनकरेज करना, सो दैट कि वो इंटरेक्ट करें आपस में, सपोर्ट करें एक दूसरे को। दैट इज़ कॉल्ड गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन। डेमोक्रेटिक ये तो हो गया है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ग्रुप जब बनाया जाता है, नया स्टार्टिंग करते हैं, प्लानिंग की जाती है, तो जब लोग उसमें आना स्टार्ट करते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में कोई भी ग्रुप बहुत ही ज़्यादा रिजिड या बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से डिफ़िकल्टी होती है लोगों को ज्वाइन करने में, तो लोग उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी ग्रुप जब बनाया जाता है तो शुरुआत में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब लोग आसानी से उसमें ज्वाइन कर लें। जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ग्रुप का ईजी हो, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो कि आसानी से लोग उसको निभा पाएँ, जल्दी उसको अडॉप्ट कर पाएँ। तो शुरुआती फेज़ में स्पेशली कोई भी ग्रुप को बनाना थोड़ा आसान होना चाहिए, तो फ्लेक्सिबल रहे ताकि लोग इसलिए आसान तरीके से ज्वाइन कर पाएँ, डिफरेंट रोल उसको एक्सेप्ट कर पाएँ, ग्रुप का जो है आसानी तरीके से उसको अडॉप्ट कर पाएँ, उसमें आसानी से काम कर पाएँ। दैट इज मैन फोकस ऑफ द फ्लेक्सिबल फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके अलावा ग्रुप के अंदर जैसे कोई लीडर है तो लीडरशिप को रोटेट करना, लगातार रोटेशन होता रहेगा, तो इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को मौका मिलेगा और एक व्यक्ति के पास पावर नहीं इतनी होगी, तो ग्रुप प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। तो रोटेशन होना चाहिए रोल के अंदर, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको हम लगातार शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे जो बेहतर होंगे, जो जल्दी इम्प्रूव हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है 10 लोगों का जिसमें मेंटली एबनॉर्मल पर्सन है, कुछ समस्या है, कुछ मानसिक रूप से विकारग्रस्त हैं, तो इसमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनकी सिविलिटी लेवल बहुत कम होगा, वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो उनका हेल्प लेते हुए स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को हेल्प करना, मदद करना, ग्रो करने में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोग्रेस प्रोग्राम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि जो भी आंतरिक या बाहरी, इंटरनल या एक्सटर्नल रिसोर्सेस हैं, एक्सटर्नल जैसे कि कोई एनजीओ है या गवर्नमेंट एजेंसी है, वो फंड दे रही है या बाकी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपका बाहरी रिसोर्स हो जाएगा। इंटरनल मतलब होता है कि व्यक्ति खुद का। 10 लोगों में ऐसे हो सकते हैं जो जिनके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है या जिनके पास रिसोर्सेस हैं, पैसा है या बाकी चीज़ें हैं, स्किल है, तो ये सभी आपके आंतरिक रिसोर्स कहलाते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइज करना। और लास्ट में एवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना, असेस करना, लगातार असेस करते रहना कि जो ऑब्जेक्टिव था ग्रुप का वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ है, क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ एवेल्युएशन, मूल्यांकन। तो ये सभी के सभी 10 प्रिंसिपल हैं सोशल ग्रुप वर्क के। इसमें से कोई रिपीट करना है या समझ में आ गया? सर वो जो प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस जो एक्सपीरियंस है ना सर, प्रोग्राम एक्सपीरियंस, हाँ हाँ, सर वो वाला पॉइंट सर पढ़ने के समय भी मतलब उधर लिखा हुआ था कि मतलब समझ में आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, लेकिन उधर लिखा हुआ था कि मतलब पर्सन के मतलब टाइम के इमोशन से स्टार्टिंग होता है। मतलब सर वो जो लाइन में जो लिखा हुआ था कि अपने रियलिस्टिक अगर से थोड़ा और से अच्छे कंप्लीट हो सकता है। क्या क्या लिखा हुआ था? मुझे थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। सर am I audible? हाँ, यस यस यस। सर आपने जो उधर लिखा हुआ था कि प्रोग्रेसिव में स्टेप बाय स्टेप होता है जो अभी हम ना डेवलपमेंट, हाँ हाँ, सर होता है कि जो शुरुआत जो होती है वो मतलब क्लाइंट्स के इमोशन के साथ मतलब उसके इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट होता है, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो सर मतलब वो लाइन भी उधर समझ मतलब सर अभी जो आपने समझा है कि उधर स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ये वाले अगर आप अपनी भाषा में और एक बार सर बता देंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है ठीक है। वहाँ मतलब इस वाले क्वेश्चन में 4th नंबर में थोड़ा मुझे सर नहीं हाँ, आपका जो सर आपका जो नोट्स था ना सोशल अच्छा, ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल का, ओके।
सर मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुझे पर्पसफुल परफॉर्म एक्सपीरियंस के अंदर में ऐसा कुछ लाइन था कि ग्रुप क्लाइंट के इंटरेस्ट के साथ काम बताइए वाला जो नहीं देखो, पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस अलग है। पर्पसफुल या इसमें लिखा है प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस। सॉरी प्रोग्रेसिव परफॉर्म एक्सपीरियंस। देखिए प्रोग्रेसिव तो सर प्रोग्राम, वो वाला हाँ ध्यान नहीं मैं आया। दोबारा बता देता हूँ। प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस का मतलब होता है, जैसे कि एक एक टर्म को समझो। इसमें लिखा है प्रोग्रेसिव, दूसरा लिखा है प्रोग्राम और एक्सपीरियंस। प्रोग्राम एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, जैसे कोई भी प्रोग्राम है, कोई जिसके लिए ग्रुप बनाया गया है, जिस पर्पज़ के लिए, ठीक है, वो एक प्रोग्राम है। ओके, जैसे 10 लोग हैं इसके अंदर, तो 10 लोगों की केस एक ही होगा, कोई भी केस ले लीजिए, लेकिन सबका जो प्रॉब्लम होगा वो डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि सबके सर्कमटेंसेस अलग हो सकते हैं। सबका जो समस्या का प्रॉब्लम वो सिविलिटी लेवल डिफरेंट हो सकता है। कोई जल्दी ठीक हो जाता है, कोई थोड़ा किसी को टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, तो ग्रुप के अंदर अगर इंट्रक्शन होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो ग्रुप के जो मेंबर है, जो थोड़ा ठीक हो चुके हैं या जिनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, तो उनकी हेल्प के माध्यम से बाकी लोगों के अंदर हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, ताकि ग्रेजुअली धीरे 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 करके ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम प्राप्त कर पाएँ या उसको हम पूरा अचीव कर पाएँ। दैट इज़ प्रोग्रेसिव, मतलब लगातार एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली एक्सपेंड करेंगे बाई यूजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर ग्रुप मेंबर इन द ग्रुप के अंदर बाकी जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस यूज करते हुए, इंट्रक्शन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से बाकी लोगों को साथ में लेकर के चलना, हेल्प करना, मदद करना, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आगे बढ़ना। दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस। ओके, जैसे ग्रुप अभी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 15 लोग हैं, फॉर एग्जांपल 15 स्टूडेंट हैं, तो कोई टॉपिक हो सकता है किसी को जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं बाकी 2-4 लोगों के बेसिस पे टॉपिक को छोड़ देता हूँ कि चलो 4 लोगों को समझ में आ गया, मैं इसको आगे आगे बढ़ देता हूँ, इसका मतलब हुआ कि बाकी लोग स्टूडेंट थे जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं टॉपिक को, उनको नहीं समझ में आया, तो मुझे बाकी लोगों को लेकर के भी चलना है। मतलब सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। इसमें से क्लास में से 2 लोग और इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा, या मैं हेल्प करूँगा, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए, तभी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ेंगे। वो बेसिकली है प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है, ताकि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है ग्रुप का वो अचीव हो पाए। Okay, so any program that should develop step by step and helping member within the group so that they can grow in their capacity, उनकी जो कैपेसिटी उसमें ग्रो करेंगे, ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, देन वी कैन अचीव द गोल ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अभी नोट्स में या बाकी बुक्स वगैरह कभी कभी एग्जाम्पल डिफरेंट रहता है, लेकिन आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे समझा दिया। जी सर। क्लियर? हाँ, और इसमें से और कोई प्रिंसिपल समझना हो तो बताइए, तो आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, क्वेश्चन है ये तो हम लोग को डिस्कस किए, टाइम लगा, बट अगर आप देखोगे ना दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अगर आपको पता है क्या फ्लो हो सकता है, तो ऑफकोर्स आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, क्योंकि बी पहले आएगा। कोई भी ग्रुप फॉर्मेशन सबसे शुरुआती स्टेज होती है ग्रुप बनाने के लिए, तो बी जब पहले आ जाएगा तो राइट आंसर आपका यही निकला है। तो 3-3 सेकंड, 10-10 सेकंड से ज़्यादा लगेगा नहीं किसी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। बेस्ड ऑन द रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। उसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताइए।
क्या आंसर होगा? ओके, सबसे पहले समस्याओं की पहचान करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इसमें आगे लिख रहे हैं कि चूजिंग दी प्रेफर्ड ऑप्शंस। नेक्स्ट है रिलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस टू दी वैल्यूज़, परिणामों को मूल्यों से जोड़ना, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा। असेसिंग दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल द ऑप्शंस, जो सभी ऑप्शंस हैं जो अल्टरनेटिव हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस को असेस करना। क्या आंसर हो जाएगा? देखो, सबसे पहले तो यही होता है कि हम समस्या को फाइंड आउट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ काम करता है स्लम एरिया में, ठीक है, और वहाँ पर देखा गया है कि जो वहाँ पर बच्चे हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है स्कूल में। रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारी समस्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। फिर क्या आएगा? असेसिंग दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑल द ऑप्शन, सॉरी नहीं, पहले आएगा ऑप्शन ए डी, चूजिंग द प्रेफर्ड ऑप्शन, हाँ। असेसिंग दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑप्शन। देखो, इसके बाद आता है दूसरा, आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव्स बोलेंगे इसको, या फिर बोलेंगे ऑल ऑप्शंस। ऑल ऑप्शंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब हुआ कि अगर स्कूल ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है तो कैसे ठीक होगा उसको देखना। बच्चों को फ्री एजुकेशन देना पड़ सकता है, एक हो गया। दूसरा हो गया कि उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भाई स्कूल नहीं जा सकते हैं तो उनको कुछ स्किल सिखा देंगे ताकि जॉब वगैरह लग जाएगी। या उनको फाइनेंशियल एड दे सकते हैं पैसा दे करके। तो ये क्या है? ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ गए, ठीक है। ये हमारे पास अल्टरनेटिव आ गए हैं। अब जो अल्टरनेटिव हैं इनमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, तो पहले हमको देखना होता है कि क्या इनके प्रो कॉन्स हो सकते हैं। क्या डायरेक्टली अगर हम पैसा देते हैं तो क्या वास्तव में बच्चे पढ़ने जाएंगे, कि हो सकता है पैसे को और यूज़ करें ड्रग में या अलग चीज़ों में खरीदने में, तो हो सकता है वो उसका यूटिलाइजेशन ना हो पाए। तो ये इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी प्रकार से बाकी के भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो बाकी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हमको देखना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तीसरा क्या आएगा? इसमें लिख रहे हैं कि चूजिंग द प्रेफर्ड ऑप्शंस और रिलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस टू द वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो कोर वैल्यू है, जैसे कि एजुकेशन, या उनको अगर फ्री एजुकेशन दे रहे हो तो हमारा फोकस एजुकेशन पे है। अगर हमको उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब हमारा फोकस एम्पावरमेंट पे, उनको एम्पावर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो भी कोर वैल्यूज़ हैं उनको असेस करते हैं, उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका चूजिंग द प्रेफर्ड ऑप्शंस। उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जिसका प्रो एंड कॉन्स को देखा गया है कि इसमें ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला तरीका बेस्ट होगा स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए। तो उसमें 4 ऑप्शन में से एक हम फाइंड आउट कर लेंगे, बेस्ट चूज़ कर लेंगे। तो लास्ट में आएगा चूजिंग द प्रेफर्ड ऑप्शंस, बी आएगा लास्ट में। ए, डी, सी और बी, फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्लियर? बोलिए। इज इट क्लियर टू ऑल? जी सर। हाँ, बोलते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या लिखा है, आंसर दीजिए। The adjustment of one behaviors to align with the norms of the group reference। हम जब किसी बड़े ग्रुप की नॉर्म्स को के साथ हम अपने बिहेवियर को अलाइन करते हैं या उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरे ग्रुप की नॉर्म्स को, जो एडजस्टमेंट हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंशियल टैक्टिक्स, कन्फर्मिटी, प्रेशर या कल्चरल लैग।
क्या आंसर होगा? कन्फर्मिटी, अनुरूपता, उनके अनुरूप होना, मतलब उसको फॉलो करना। जैसे एक बड़ा ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, ठीक है, 10 सोशल वर्कर हैं, लाइक दे आर स्टार्टिंग कंडक्टिंग एनी अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट को लेकर के। इसमें अगर 2 लोग नए जुड़ते हैं, 2 सोशल वर्कर नए ज्वाइन करते हैं, तो ऑफकोर्स इस ग्रुप की जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे या जो वैल्यू सिस्टम होगा उसको अडॉप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 ये बाकी जो सोशल वर्कर हैं वो इस प्रकार की टी शर्ट पहने हुए हैं जो हाईलाइट करता है उस थीम को, अवेयरनेस कैंपेन को या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक काइंड ऑफ थीम होगा, उसको उन्होंने टी शर्ट पर बना रखा हुआ है। तो बाकी के जो 2 लोग नए ज्वाइन करेंगे वे ऑफकोर्स कोशिश करेंगे कि बाकी जो सोशल वर्कर हैं उन्हीं उसी तरीके की टी शर्ट पहने, वो भी उसको कन्फर करें, जो ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उसके साथ वो अपने आप को अलाइन करेंगे, मैच करेंगे। ये फोर्सफुली नहीं होता है, ये टेंडेंसी होती है व्यक्ति की, हमारी सभी की एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है कि हम फिट होना चाहते हैं, हम वी वांट टू गेट द एक्सेप्टेंस इन अ ग्रुप। जैसे आप कहीं पर पढ़ने जाते हैं किसी नई जगह के यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो आप वहाँ पर फिट होने की कोशिश करते हैं हमेशा। ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है व्यक्ति की कि वो कोशिश करेगा कि उसका हिस्सा बन जाए उस ग्रुप का या उस सिस्टम का, उस इन्वायरमेंट का, उसको एक्सेप्ट कर ले। उसको हम बोलते हैं कन्फर्मिटी, अनुरूपता। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ग्रुप वर्क एज अ प्रपोज बाय द क्लेन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको सही क्रम में लगाना है, क्लेन के द्वारा जो समूह कार्य के चरण दिए गए हैं उसको सही क्रम में। देखो ये क्वेश्चन बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो उन्होंने क्लेन की बात की है, और भी डिफरेंट थिंकर के द्वारा अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है सोशल ग्रुप, उसको दिया गया है डिफरेंट थिंकर के द्वारा। ओके, उसको आपको सही क्रम में लगाना है, व्यवस्थित करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए ग्रुप फॉर्मेशन मतलब होता है कि कोई भी ग्रुप है ना, या इसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ग्रुप डेवलप होता कैसे, कैसे बनता है? अब अचानक से कोई ग्रुप नहीं बनेगा ना, उसमें स्टेप बाय स्टेप ग्रुप बनेगा कोई। तो जो स्टेप बाय स्टेप कोई भी ग्रुप बनता है तो कौन कौन से स्टेप हैं उनको बताने हैं आपको। कौन पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ग्रुप बनता कब, लास्ट में ख़त्म कब होता है। तो ये अब चूँकि कोई भी ग्रुप बनाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्टिव, किसी पर्पज़ के लिए, तो ग्रुप बनेगा भी और ग्रुप टर्मिनेट भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। इसलिए आपको बताना है कि क्लेन के द्वारा कौन कौन सी टर्म दी गई थी। इंटीमेसी, निगोसिएशन, ओरिएंटेशन और असिस्टेंस। वैसे इसमें एक और होता है टर्मिनेशन, वो इसमें नहीं है, लेकिन आपको आंसर देना है ऑप्शन में से, बट मैं ऐड कर देता हूँ। पांच टोटल स्टेज हैं जो कि दी गई है क्लेन के द्वारा। पहला है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? शुरुआती स्टेज। जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं ना यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ने, तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन सेशन होता है शुरुआत में, है ना। उसी प्रकार से जब ग्रुप बनता है तो ग्रुप में सबसे पहले किया जाता है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम। पहला स्टेज ओरिएंटेशन आएगा। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि ये शुरुआती मतलब बिगनिंग होती है, जहाँ पर जो ग्रुप के अंदर अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो एक दूसरे को जानना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं, ग्रुप बनाए क्यों गया, क्या पर्पज़ है उसका, क्या क्या चीज़ों को देखना है, क्या क्या डिफरेंट रोल हैं सबके, उस चीज़ को जानना समझना स्टार्ट वो आता है ओरिएंटेशन में। तो पहले आएगा सी अगर आ गया तो ऑप्शन नंबर, बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि ग्रुप बनने के बाद तुरंत बाद, अब चूँकि ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, सबके अपने ओपिनियन होंगे, ओके राइट। अब दे आर मेकिंग डिफरेंट डिसीजन, सो कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ग्रुप की नॉर्म्स नहीं बनी अभी तक, ग्रुप प्रॉपर तरीके से फॉर्म हुआ नहीं है, तो कन्फ्लिक्ट होगा, रेसिस्टेंस होगा, थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, ये सभी चीज़ें चैलेंजेस होते हैं ग्रुप के अंदर शुरुआती फेज़ के अंदर। तो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। किसके लिए?
रोल के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, लीडरशिप के लिए, और पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, सो उस पर भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप दूसरे की बातों को ना मानें या दूसरे के ओपिनियन का इतना एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते लोगों को, तो शुरुआती में कन्फ्लिक्ट होती है, रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं। फिर आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब वही हुआ कि जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से, अब ग्रुप बन गया है, अब ग्रुप आगे बढ़ गया है, तो लोग दूसरे के ओपिनियंस को, दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करेंगे, उसको समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिसका जो रोल है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उस पर फोकस करेंगे, उसको काम करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एज नेगोशिएशन। ठीक है, मतलब बातचीत करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, मेंबर बार्गेनिंग करना, कंप्रोमाइज़ करना, कोलैबोरेट करना, एडजस्ट करना एक दूसरे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज और नेगोशिएशन। फिर आएगा इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब होता है कि जब प्रॉपर तरीके से नॉर्म्स डेवलप हो गई हैं, एक दूसरे के साथ काम करना स्टार्ट कर दी है, एडजस्ट कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव ढंग से काम कर रहे हैं, मतलब अब आएगा आपका इंटीमेसी, जहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, फंक्शनिंग स्मूथ हो जाती है, सब मिलकर के काम कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड इंटीमेसी। ओके, लास्ट में आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब होता है जब ग्रुप का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा तो ऑफकोर्स ग्रुप फिर एंड होगा, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन। ओके, तो सी आएगा पहले, फिर डी, फिर बी, फिर ए, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया। क्लियर? बोलिए। जी सर। इसी प्रकार से ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप बनाने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के स्टेप दिए, मतलब नाम अलग है बट उसका जो स्टेप्स वो एक ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टुकमैन के द्वारा दिया गया है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग, वही टर्मिनेशन। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रेकर के द्वारा दिए गए हैं बिगनिंग, इमर्जिंग ऑफ द फीलिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप, बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, जो इंटीमेसी की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर डिक्लाइन ऑफ ग्रुप। डिक्लाइन मतलब टर्मिनेशन ऑफ ग्रुप। बस अलग अलग नाम दिए हैं लेकिन वो स्टेज वही है। इसी प्रकार से एक और है जिनका नाम है गार्लैंड, जोन्स एंड कोलोनी, इनके द्वारा भी दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड प्री एफिलिएशन। अब अगेन आप देखेंगे तो प्री एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? एफिलिएशन होने से पहले मतलब इंडक्शन, इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन, पावर एंड कंट्रोल। पावर एंड कंट्रोल का मतलब वही हुआ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, शुरुआती स्टेज में दे आर फाइटिंग फॉर द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप रोल। नेक्स्ट आएगा इंटीमेसी, डिफ्रेंशिएशन, नाउ सभी के जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग हो जाएंगे, नाउ दे आर वर्किंग ऑन दैट, एंड सेपरेशन। ठीक है, इस प्रकार से डिफरेंट लोगों के द्वारा ग्रुप फॉर्मेशन के, ग्रुप डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेज दी गई हैं। सबका मतलब एक ही होता है बट नाम अलग अलग हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, इसका भी पिक्चर शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मैंने अभी इसको ऐड कर दिया है नोट्स के अंदर, तो जो लोगों ने डाउनलोड नहीं किया PDF नोट्स यूनिट 3 का, तो मैं दोबारा शेयर करूँगा, उसको अपडेट कर दूँगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। सॉरी सर, ये जो लास्ट वाला हाँ, प्री एफिलिएशन। देखिए, प्री एफिलिएशन का मतलब होता है कि एफिलिएशन से पहले। एफिलिएशन मतलब क्या होता है? जब ग्रुप बन जाता है, जब सब काम कर रहे हैं मिल करके, तो उससे पहले स्टेज आता है ओरिएंटेशन का। जैसे जब ग्रुप बना दे, एक दूसरे को जानना शुरू किए, अंडरस्टैंड मतलब एक दूसरे के साथ में आए, समझे, अंडरस्टैंड किए, वो आपका पहला स्टेज होता है, उसको इन्होंने प्री एफिलिएशन बोल दिया। और दूसरा है पावर एंड कंट्रोल। जैसे कि मैंने क्लेन में बताया था, रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, झगड़ा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट ओपिनियन होते हैं लोगों के, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं क्या किसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, होता ही होता है। तो वही पावर एंड कंट्रोल इन्होंने यहाँ पर बोला, पावर एंड कंट्रोल। ठीक है, फिर बोला
इंटीमेसी मतलब वही नॉर्मिंग स्टेज जहाँ पर लोग दूसरे के ओपिनियन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं मिल करके। फिर आता है डिफरेंशिएशन। यहाँ पर डिफरेंशिएशन मतलब ये नहीं कि अलग अलग, इसका मतलब है कि उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी प्रॉपर तरीके से फिट हो गए हैं कि किसको क्या काम करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, प्रॉपर डिमार्केशन हो चुका है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो चुका है ऑन द बेस्ड ऑन देयर स्किल। सो वो साथ में काम कर रहे हैं लेकिन दे आर द डिफरेंट वर्क। तो डिफरेंशिएशन मतलब वो है, अलगाव नहीं है डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पर। फिर आता है सेपरेशन, मतलब ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रुप टर्मिनेट होगा, मतलब खत्म होगा, तो उसको हम सेपरेशन बोलें या टर्मिनेशन बोलें, एक ही बात है। क्लियर? यस सर। यस। तो ये हो गए, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। केसबर्ग रिलेशनशिप कंटेन द एलिमेंट ऑफ, क्या क्या एलिमेंट होते हैं सोशल केसबर्ग रिलेशन के अंदर? एक्सेप्टेंस स्वीकृति, एक्सपेक्टेशंस अपेक्षा होना। कोई भी रिलेशन होगा तो अपेक्षा तो हमेशा होगी, चाहे वो केस वर्क हो या कोई प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशन होगा। दी एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज देयर। सोशल वर्कर चाहता है कि क्लाइंट ठीक हो जाए, उसकी समस्याएं एड्रेस हो जाएं, वो भी एक अपेक्षा है। और क्लाइंट चाहता है कि उसकी समस्याएं सोशल वर्कर के द्वारा डील की जाए, हेल्प किया जाए, मदद किया जाए, तो हम एड्रेस कर पाएँ, तो वो उसकी भी एक्सपेक्टेशंस है। स्टिमुलेशन, देखिए यहाँ पर स्टिमुलेशन का मतलब उत्तेजना का मतलब यहाँ पर इनकरेजमेंट, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, किसको? क्लाइंट को, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है, उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको उजागर करना ताकि व्यक्ति अपनी समस्याओं को खुद ही हैंडल कर पाए। हेल्पिंग द क्लाइंट इन सच अ वे कि द क्लाइंट कैन हेल्प देमसेल्फ, व्यक्ति को हम इस प्रकार से मदद करें कि वो अपनी समस्याओं को खुद एड्रेस कर पाए। ओके, तो सोशल वर्कर दे आर जस्ट इंकरेजिंग पीपल, दे आर मोटिवेटिंग द क्लाइंट सो दैट कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही से एक्सप्रेस कर पाएगा, समस्याओं को सही तरीके से एड्रेस कर सकता है। और डिसलोकेशन तो वैसे नहीं होगा, डिसलोकेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, सो दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशनशिप। डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो रिलेशनशिप रहेगा नहीं ना। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है दो लोग साथ में हैं, वो रिलेशन किसी प्रकार का हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है या पर्सनल हो सकता है, तो डी नहीं होगा। तो जहाँ डी है उसको हटा दीजिए, एक ही ऑप्शन बचा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया सभी को? यस या नो? Yes, sir. Question number 8. Which of the following is not the part of advocacy? कौन सा एडवोकेसी का पार्ट नहीं है? देखिए, एडवोकेसी का मतलब क्या हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सोशल वर्क की या केस वर्क की या ग्रुप वर्क की। तो एडवोकेसी मतलब होता है कि जब सोशल वर्कर जो है किसी भी क्लाइंट को या ग्रुप को सपोर्ट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उनको एम्पावर कर रहा होता है क्लाइंट को। किसके लिए? उनके अधिकारों के लिए, उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिले। दे कैन एक्सेस द इन्फॉर्मेशन, ओके, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, उनकी जो वॉइस है। अब चूँकि मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, माली ग्रुप है, दे डोंट हैव द पावर
टू स्पीक, तो सोशल वर्कर उनके बिहाफ पर बात करता है, उनके अधिकारों के लिए बात करता है, उनकी वॉइस को आगे लेकर जाता है ताकि उनकी बातों को सुना जा सके। दैट इज़ कॉल्ड एज एडवोकेसी करना। जनरली एडवोकेसी हम बड़े स्केल पे यूज़ करते हैं, जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल एक्शन है, ओके, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप बड़ा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर एडवोकेसी की जाती है सोशल वर्कर के द्वारा। ऐसे लोगों की जो मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं, उनकी वॉइस कोई सुनता नहीं या उनको कोई समझता नहीं है, तो उनकी आवाज़ बनना, उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए काम करना, प्रोटेक्ट करना, ताकि जस्टिस इंश्योर हो पाए, तो वहाँ पर एडवोकेसी की जाती है। तो कौन सा पार्ट नहीं है? शेयरिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ये तो होगा ही होगा। इसका मतलब होता है कि एडवोकेसी मतलब ये भी हुआ कि हम सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्लाइंट तक पहुँचाएँ ताकि क्लाइंट सही तरीके से डिसीजन ले पाए। मेंटेनिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये प्रिंसिपल है, हमेशा फॉलो किया जाएगा कि जो भी क्लाइंट है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, गोपनीयता, उसको बरकरार रखना, ट्रस्ट बिल्डअप करना, ठीक है, उस चीज़ को इंश्योर करना कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हम उसको शेयर नहीं करेंगे बाकी लोगों के साथ, गोपनीयता बनाए रखना। परफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डिलीजेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एडवोकेसी में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से कमिटेड रूप से क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक्शन ले सकते हैं फॉर द क्लाइंट इंटरेस्ट। तो ये तीनों हो जाएंगे। ये नहीं होगा क्योंकि ये लिख रहे हैं कि एक्टिंग पार्शली एंड इन अ वेरी सिलेक्टिव मैनर, तो ये तो एडवोकेसी नहीं होगा ना, क्योंकि आपको लोगों के वॉइस बन करके बात करना है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना है, तो आपको पूर्ण रूप से, कलेक्टिव रूप से काम करना होगा, ना कि सिलेक्टिव मेजर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नहीं पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। A group decision-making method in which individual members meet face-to-face to pool their judgment in a systematic but independent fashion. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है डेल्फी टेक्निक, रिस्क शिफ्ट टेक्निक, नॉर्मल, ग्रुप टेक्निक और ग्रुप पोलराइजेशन। देखो, अगर आपको आंसर नहीं पता है ना, तो ऑप्शन आप पढ़ोगे ना, उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सही हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। इसमें पूछ रहे हैं कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग मेथड इन विच, कौन सा मेथड है जहाँ पर इंडिविजुअल्स मेंबर्स जो है मीट करते हैं फेस टू फेस। जैसे एक ग्रुप है, यहाँ पर इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, सामने फेसिंग में है, टू पूल देयर जजमेंट, सब ने अपना कोई जजमेंट दे दिया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ठीक है, ऐसे 1 2 3 करके सबका अपना अपना जजमेंट है। इन अ वेरी सिस्टमेटिक बट इंडिपेंडेंट, क्योंकि सबका अलग अलग जजमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ये एक बोल सकते हैं मेथड होता है जिसके माध्यम से ग्रुप डिसीजन मेकिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि सभी मेंबर, जितने भी मेंबर यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सभी मेंबर आपस में जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, फेसिंग बैठे हैं, और सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना जो भी जजमेंट होगा वो अलग अलग होगा, XYZ। कैसा, किस प्रकार का? एनोनिमस है, मतलब पता नहीं चल रहा है किसके द्वारा क्या बोला गया है। मतलब यह बोल सकते हैं कि सबका अलग अलग है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकता है। दे आर सिटिंग टुगेदर फेस टू फेस बट दे जनरेट डिफरेंट आइडिया इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं नॉमिनल टेक्निक। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई भी है, कोई NGO के द्वारा कोई
प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है स्किल डेवलपमेंट का, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, फॉर द वीमन, महिलाओं को रोज़गार देने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसमें जो भी मान लीजिए मेंबर्स हैं, 5 मेंबर हैं, यही मेंबर मान के चलिए, तो ये इनका डिफरेंट ओपिनियन लिया जाएगा उनसे कि आप लोग को बताना है कि स्किल ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाए महिलाओं को ताकि उनको नौकरी या वगैरह मिले। तो कुछ लोग बोल सकते हैं इसमें कि ट्रेलिंग वगैरह सिखा दिया जाए, कोई बोलेगा कि फूड प्रोसेसिंग या इस तरीके से, या कुछ बोल सकते हैं डिजिटल लिटरेसी, है ना, ये आजकल बहुत प्रचलन में है। इस प्रकार से अलग अलग काम, मोबाइल रिपेयरिंग का काम होता है, ओके, या और कोई हो गया, इस प्रकार से मल्टीपल स्किल हो सकती है। तो ये क्या होगा कि सभी ने अपना अपना ओपिनियन दे दिया इंडिपेंडेंटली। नाउ जो ग्रुप को चला रहा है वो सभी के ओपिनियन को कलेक्ट करेगा, सभी के आइडिया को कलेक्ट करेगा, देन दे विल डिस्कस। उसके बाद प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि कौन सा ज़्यादा रेलिवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, किससे जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, फ्यूचर रेलेवेंसी भी है। सो मे बी दे विल टेक अ डिसीजन कि हम लोग जो है डिजिटल लिटरेसी पे काम कर सकते हैं। तो अब पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं, क्या ग्रुप डिसीजन मेकिंग मेथड इन विच इंडिविजुअल मेंबर मीट फेस टू फेस टू पूल देयर जजमेंट। उन्होंने सबने अपना जजमेंट दिया इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर, जो मैंने यहाँ पर बताया, सबने अपना जजमेंट दिया है बट इंडिपेंडेंट, अलग अलग, दैट इज कॉल्ड इज द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। क्लियर? बोलिए। तो ये होगा आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। पहला है डेल्फी। डेल्फी टेक्निक का मतलब क्या होता है? आप लोग आंसर नहीं दे रहे, एक ही का आंसर आया हुआ है। देखो, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता ना तो भी आंसर देने की कोशिश करिए, भले गलत हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर अभी माइंड मार्किंग नहीं होती ना, तो तुक्का लगाने की भी कला होती है। कोशिश करिए कि आप कोई जो है, जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि जो ज़्यादा करेक्ट हो सकता है उसको ट्राई करिए, है ना। तो अगर आप क्लास में कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम में भी जहाँ पर ज़रूरत है वास्तव में तुक्के लगाने की, जब लगता है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पर कौन सा तुक्का बैठेगा, तो वो तभी सही बैठेगा जब आपने पहले भी तुक्के लगाए होंगे, है ना, मॉक टेस्ट वगैरह में, कि आपको 90 क्वेश्चन कर दिए, 10 क्वेश्चन बचे हैं, अब 10 को भी सॉल्व करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो कम से कम वही 2-4 क्वेश्चन उसमें निकल जाएंगे। वो तभी निकलेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, क्लास में। डेल्फी टेक्निक का मतलब होता है कि जहाँ पर, जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर क्या होगा कि सभी के सभी जो मेंबर्स हैं ना, वो एक एनोनिमस अपना ओपिनियन देते हैं, कि मतलब जैसे कि मान लीजिए पर्ची में लिख के दे दिया, अब पता नहीं किसके द्वारा क्या ओपिनियन दिया गया है, क्या डिसीजन लिया गया है, क्या बोला गया है, उसको रखा जाएगा ऐसे करके। इसमें डिबेट नहीं किया जाता है। उसमें क्या होता है कि हम लोगों को बुलाते हैं, उनके डिफरेंट इनपुट्स को लिख लेते हैं पर्ची में बिना किसी नाम के, फिर डिफरेंट राउंड के माध्यम से उन्हें रिफाइन किया जाता है कि इनका 4 लोगों के द्वारा एक मुद्दे की बात की गई, 5 लोगों के द्वारा इसके बारे में बात की गई, तो सबका फिर सुना जाएगा। उसमें नाम किसी का नहीं होगा, लेकिन टॉपिक होंगे अलग अलग, उनके बारे में बात की गई होगी। फिर फाइनली बेसिस पे फिर एग्रीमेंट किया जाता है, फाइनली एक सोल्यूशन निकाला जाता है कि कौन सा बेस्ट इसमें से अल्टरनेटिव हो सकता है। वो कहलाता है डेल्फी टेक्निक, जहाँ पर सभी लोग अपने ओपिनियन देते हैं या आइडिया देते हैं, एनोनिमसली बताया नहीं जाता किसका कौन सा आइडिया है, बट उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके रिफाइन करते जाते हैं और फाइनली डिसीजन ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक। क्लियर? रिस्की शिफ्ट टेक्निक का मतलब क्या होता है? जैसे कि नाम में लिखा हुआ है रिस्की शिफ्ट टेक्निक, जहाँ पर पीपल मेकिंग अ रिस्की डिसीजन। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है ना, ग्रुप में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं मान के चलिए, एक व्यक्ति है, एक अकेला है। तो व्यक्ति जब अकेले डिसीजन लेता है ना, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है कि गलती ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, है ना। पूरा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करता है कि इसमें क्या क्या गलती हो सकती है, क्या सही हो सकता है। बट लेकिन ग्रुप में अगर लोग हैं, 10 लोग हैं, तो फिर वो बिना ज़्यादा सोचे समझे नहीं वो डिसीजन ले लेते हैं। उनको पता है कि भले ही चाहे गलती हो जाएगी, लेकिन कौन सा हम अकेले हैं उसमें, ग्रुप के अंदर बाकी लोग भी हैं, तो वो लोग भी उसका पार्ट है, ओके। बिकॉज उनको लगता है कि हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है ना, क्योंकि ग्रुप का अपना एक ग्रुप मैकेनिज्म है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा ग्रुप के लिए लिया जाएगा, कलेक्टिव डिसीजन होगा, तो उसमें हम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, रादर देन द इंडिविजुअल टेक वन डिसीजन। दैट इज कॉल्ड अ
रिस्की शिफ्ट टेक्निक। तो ये क्या है, एक टेक्निक है, टेंडेंसी है। हमेशा ग्रुप में जब ज़्यादा लोग होंगे तो लोग डिसीजन रिस्क डिसीजन ले पाते हैं रादर देन दे आर इन द अलोन। एक है ग्रुप पोलराइजेशन। देखो इस टर्म को आपने सुना होगा कई बार, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, नेता वगैरह बोलते हैं। ग्रुप पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, ये भी एक टेंडेंसी होती है। ग्रुप पोलराइजेशन मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी इनिशियल ओपिनियन को, कोई ओपिनियन है या कोई आइडिया है, ठीक है, कोई आइडियोलॉजिकल बिलीफ है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, उसको और बेहतर बनाया जाता है और मजबूत किया जाता है। किसके माध्यम से, पोलराइजेशन के माध्यम से, ध्रुवीकरण से। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये जब इनका ध्रुवीकरण होगा तो हो सकता है कि ये सभी के सभी पॉइंट एक ही जगह पर लग जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आइडिया, कोई भी ओपिनियन, कोई भी आइडियोलॉजिकल बिलीफ का अगर हम ध्रुवीकरण करते हैं, ग्रुप पोलराइजेशन करते हैं, तो ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उनके ओपिनियंस एक ही प्रकार के हो जाएंगे, या तो नेगेटिव हो जाएंगे या पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों केसेस हो सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम केस बनेगा हमेशा, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सभी के सभी पॉइंट एक ही जगह जाके मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ओके, तो इसमें दोनों हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कंजर्वेटिव हैं, तो ग्रुप के अंदर एक्सट्रीम कंडीशन ये आ जाएगी कि सभी के सभी लोग और ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाएंगे, मोर कंजर्वेटिव हो जाएंगे। ओके, अगर ग्रुप के अंदर रेडिकल लोग हैं तो लगातार डिस्कशन के माध्यम से, लगातार कम्युनिकेशन के माध्यम से ऐसा होगा कि लोग और ज़्यादा रेडिकल हो जाएंगे। यही टेक्निक अपनाई जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा इंडिया के अंदर, ठीक है। जो एक्सट्रीम है तो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे, जो लीनियंट है तो हो सकता है ग्रुप उनका और ज़्यादा लीनियंट हो जाए। तो बेसिकली एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाते हैं। क्लियर? बोलिए। आपका आवाज़ नहीं आ रहा, थोड़ा बोलिए तेज, क्या बोले? पोलराइजेशन और एक बार सर समझा देंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है, 10 लोगों का ग्रुप है, या ऐसे समझिए किसी जगह पर, किसी अर्बन स्लम में, शहर में स्लम एरिया होता है, उनके पास बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं होती हैं। देखेंगे तो बहुत सारी, जैसे कि वाटर फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। ओके, तो ग्रुप के इस स्लम के लोग आए, 10-20 लोग आए, साथ में बैठ करके बातचीत किया और दे जस्ट एग्री कि हम लोग जो है इसके बारे में, वाटर सप्लाई फॉर एग्जांपल कई दिनों से वाटर सप्लाई नहीं आ रही है, तो ये क्या करेंगे, 10 लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे और ये फाइनली डिसाइड करेंगे कि हम लोग जो है इसके बारे में बातचीत करते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे टू दी म्यूनसिपैलिटी। जो म्यूनसिपल ऑफिसर होगा, जो कमिश्नर होगा, उससे हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर वाटर सप्लाई प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस कर दीजिए। अभी होगा क्या कि ग्रुप पोलराइजेशन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी तो यहाँ पर वो एग्री किए थे कि हम बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सो दैट कि दे कैन हेल्प टू प्रोवाइड द वाटर सप्लाई इन द स्लम एरिया। लेकिन अगर ये डिस्कशन उनका चलता रहा लगातार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इसमें लोग और ऐड होते गए, क्योंकि कंसर्न एक ही प्रकार का है कि वाटर सप्लाई नहीं है। अगर लगातार डिस्कशन हुआ और ज़्यादा ये ग्रुप बनता गया, स्ट्रॉन्ग होता गया, तो में भी जो मोस्ट क्रिटिकल केस बनेगा, जो मोस्ट एक्सट्रीम केस बनेगा कि वो डिसाइड कर लेंगे कि भाई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, वी स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, हम लोग मार्च करते हैं, हम लोग जो है बीएमसी जो भी ऑफिस है, म्यूनसिपल ऑफिस है, उसके बाहर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। ये क्या है, एक्सट्रीम केस हो गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी कि वी विल डू सम काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर दे देंगे कमिश्नर को और उनसे बात करेंगे कि वाटर सप्लाई हमारे यहाँ भेज दीजिए। लेकिन हुआ क्या लास्ट में कि एक एक्सट्रीम केस बन गया कि नाउ दे आर जस्ट गोइंग टू ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट और द मार्च और द आंदोलन अगेंस्ट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, तो शुरुआत में जो मॉडरेट कंडीशन थी वो एक्सट्रीम बन गई है, रेडिकल एक्शंस ले रहे हैं वो। तो वही मैंने बताया कि ग्रुप जो है, अगर ग्रुप के अंदर सभी के डिफरेंट ओपिनियन है लेकिन एक ही प्रकार के हैं, लास्ट में होगा जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो सभी के सभी लोग एक ही प्रकार का
विचारधारा, एक ही प्रकार का कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सट्रीम होगी। एक्सट्रीम मतलब दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो लोग बहुत ज़्यादा लीनियंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं, रेडिकल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो लीडर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं। इससे क्या होता है कि एक, जैसे कि मान लीजिए एक कास्ट के लोग, या मान कास्ट बेस पे भी होता है कि उनकी पॉपुलेशन किसी राज्य के अंदर 10% है और किसी पॉलिटिकल पार्टी ए को यहाँ पर केवल 2% वोट मिलता है, तो इस प्रकार से वो पोलराइजेशन करेंगे कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड कि जो 10% है सभी के सभी इनके पास आ जाएं, क्योंकि इनके पास 2% ऑलरेडी है। तो इस प्रकार की गतिविधि के माध्यम से आइडियोलॉजिकल जो उनकी वो है उसको फैलाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि बाकी लोग भी उनके पास जुड़ जाएँ, जिस तरीके से भी जुड़ें किसी प्रकार से। तो ये कहलाता है हमारा पोलराइजेशन, ग्रुप पोलराइजेशन। समझ में आया? हाँ, तो बेसिक सिंपल है कि जिसके अंदर जो टेंडेंसी डेवलप होती है कि उनके जो इनिशियल ओपिनियन थे उसको स्ट्रेंथन करना और मजबूत कर देना, ताकि एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस डेवलप हो पाए। किसी प्रकार की एक्सट्रीम हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। Arrange in the proper order of developmental sequence or the phases in a small group as proposed by the BW टुकमैन के द्वारा जो स्मॉल ग्रुप फॉर्मेशन के जो डिफरेंट सीक्वेंस दिए गए हैं उसको आपको क्रम में लगाना है। कौन कौन से दिए गए थे स्टेजेस जो बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। अब ये तो जो उनके द्वारा दिया गया था वो है, लेकिन यहाँ पर ऐसे दिए नहीं ना, यहाँ पर लैंग्वेज अलग बना करके दे दी, तो आपको देखना होगा कि कौन किस में फिट बैठेगा, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो पहले लिखा है कि फंक्शनल रोल रिलेटेडनेस, कार्यात्मक भूमिका संबंध। फिर लिखा है टेस्टिंग एंड डिपेंडेंस, परीक्षण एंड निर्भरता, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। देखिए कन्फ्लिक्ट तो बाद में आएगा ना, पहले हमने बताया था कि फॉर्मिंग स्टेज आती है, जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन स्टेज या इंट्रोडक्शन स्टेज। तो फॉर्मिंग आएगा, तो फॉर्मिंग कब आएगा? टेस्टिंग एंड डिपेंडेंस। शुरुआती में तो डिपेंडेंसी होती है, चूँकि ग्रुप है, जैसे मान लीजिए ग्रुप है, ग्रुप का लीडर होगा, ठीक है। तो शुरुआती में क्या होगा कि जो ग्रुप के मेंबर ज्वाइन करेंगे, जितने भी मेंबर हैं इसके अंदर, वो पोलाइट होंगे, क्योंकि एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लीडर पर डिपेंडेंट होंगे, है ना। तो इसलिए पहला स्टेज आएगा टेस्टिंग एंड डिपेंडेंस, ठीक है। बी आ गया। फिर आएगा इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि स्टॉर्मिंग यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। कन्फ्लिक्ट कंट्रडिक्शन होगा, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल एंड पावर एंड कंट्रोल, कि उनके जो डिफरेंट ओपिनियन होंगे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो मेंबर्स के अपने डिफरेंट ओपिनियन है, नेगोशिएशन डिफरेंट रोल को लेकर के, दैट इज़ कॉल्ड ए स्टॉर्मिंग स्टेज। तो फिर आएगा आपका डी, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इंट्रा मतलब होता है विद इन दी ग्रुप, ग्रुप के अंदर ही, ये ग्रुप है, इसी के अंदर आपस में कन्फ्लिक्ट होना। तो बी और डी पहले आएगा। फिर आएगा सी, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, जिसको बोलते हैं नॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पर लोग डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एग्री करते हैं, साथ में मिलकर के काम कर रहे होते हैं कोलैबोरेटिव तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप कोहेसिव। कोहेसन का मतलब होता है एकजुटता, ग्रुप के अंदर एकजुटता, सामंजस्य बनाना। फिर आएगा लास्ट में फंक्शनल रोल रिलेटेडनेस, इसका मतलब क्या हो, परफॉर्मिंग स्टेज, कि जहाँ पर जो रोल हैं वो क्लियर है, किसका क्या काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होगी वो क्लियर है। अब यहाँ पर ग्रुप जो है वर्क करेगा, फंक्शन करेगा इफेक्टिव तरीके से।
टुवार्ड्स द गोल, टू अचीव द गोल ऑफ द ग्रुप। तो इसलिए लास्ट में आएगा फंक्शनल रोल रिलेटेड लैस कार्यवर्ता। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा के भी दे देते हैं कभी कि डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया ये वाला पांचों, बट उन्होंने क्या किया कि जो लैंग्वेज चेंज कर दी और आपको समझना है कि कौन किस में फिट बैठने वाला है। तो इन केस फॉर एग्जांपल आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है सभी में, फिर भी आपको ये तो आइडिया लग ही जाएगा कि जैसे कि ए दिया है, बी दिया और सी दिया, इसका मतलब डी नहीं आएगा पहले, क्योंकि डी किसी में है ही नहीं। आप इसको देखिए पहले अच्छे से, डी ऑप्शन आगे किसी में नहीं है, इसका मतलब क्या, डी पहले नहीं आएगा। तो कौन पहले आ सकता है, ए बी सी में। ए बी सी में क्या होगा, यहाँ लिखा है रोल के बारे में, तो रोल शुरुआत में मिलता नहीं है, ये गलत हो गया। सी देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, मैंने बताया हुआ कि जो स्टेज आती है नॉर्मिंग की बाद में आएगी, मतलब जहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे लोग, ओके। तो नॉर्मिंग स्टेज बाद में आती है, तो ये तो पहले नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा पहले। ऐसे करके ऑप्शन हटा सकते हैं। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, बी, ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए सी और डी में कौन आ सकता है पहले, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, और डी मतलब इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट सेकंड नंबर पे आता ही आता है, तो कन्फ्लिक्ट के केवल इससे आप देख सकते हैं कि इसको हम ये ऑप्शन देख लेंगे तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस देखने हैं, समझना है, क्वेश्चन को पढ़ के डरना नहीं है। कभी कभी लैंग्वेज डिफरेंट दे सकते हैं वो लोग, बट जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान आंसर होता है। क्लियर है सभी को? बोलिए। यस सर। ओके, आप लोगों को नींद आ रहा है, कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन जो है हमारे जून वाले एग्ज़ाम में आए हुए थे। सो जस्ट अभी उसको थोड़ा एनालाइज करिए कैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आंसर है, इसमें सोशल केसवर्क का डेफिनेशन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिए ऑलरेडी दिए हैं आपको, चारों को पढ़ करके आपको क्रिम में लगाना है। तो क्रिम में लगाने के लिए कोई भी ग्रुप बनता है तो पहले ग्रुप फॉर्मेशन होता है, तो ये पहले आ जाएगा बी। बी अगर पहले आएगा मतलब पहला ऑप्शन यही बी ये वाला है, बाकी ऑप्शन में है ही नहीं बी पहले, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा करके आंसर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, ये भी आंसर आसान है, क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा, रिसर्च के क्वेश्चन में भी आता है ये इस प्रकार का क्वेश्चन, जहाँ पर बात करते हैं कि पहले सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, तभी तो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, मतलब ये पहले आएगा, ठीक है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। 4 में अगेन यहाँ पर प्रिंसिपल बोले गए, कौन सा नहीं है। तो अगर आपने पढ़े होंगे प्रिंसिपल, सातों प्रिंसिपल, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये नहीं होगा। बाकी की तो पता ही है, एक्सेप्टेंस होता है, इंडिविजुअलाइजेशन होता है, सेल्फ डिटरमिनेशन होता है। इसमें से चारों क्वेश्चन में से कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जो कोई बोले कि नहीं तो ये डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली बोला गया है, लिख दिया है उन्होंने डेफिनेशन की, कन्फर्मिटी का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने वैसे कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है इस ईयर का, तो मैंने लास्ट ईयर बताया हुआ था, पढ़ाया हुआ था इनके बारे में। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप पढ़ पाएंगे कौन सा आंसर करेक्ट है, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि लैंग्वेज उन्होंने अलग दे दी है, बट अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई भी रिलेशन होगा उसमें, रिलेशनशिप में चाहे वो आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल हो, उसमें डिसलोकेशन तो नहीं होगा ना। अगर विस्थापन हो रहा है, डिसलोकेशन हो रहा है, इसका मतलब रिलेशन नहीं रहा। तो तीनों चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन एडवोकेसी का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो आंसर लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप मान लीजिए डिफ़िकल्ट लेवल का, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं है, मतलब इसमें समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये क्वेश्चन अगेन ये इसको मॉडरेट मान के चलेंगे, क्योंकि टुकमैन के द्वारा दिए गए हैं 5 स्टेजेस, वो डायरेक्ट नहीं पूछी गई लेकिन उसी से रिलेटेड पूछी गई है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। 10 में से आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? जिन लोगों ने यूनिट 3 पढ़ा होगा तो आई थिंक आपका लगभग 10 में से 8 क्वेश्चन तो आसान आपको लग रहा होगा। बोलिए। अच्छा, कितने लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया पढ़ना या पढ़ लिया है? एनीवन? पढ़ लिया सर। ओके, तो आपको क्वेश्चन किस, जो जून वाला पेपर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं,
किस टाइप के आपको लग रहे हैं? डिफ़िकल्ट हैं, ईजी हैं, या थे आपने जो पढ़ा है नोट्स के अंदर? हाँ। सर जो जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे सर वो तो इजी थे, लेकिन ये जो स्टेजेस वाला जो था ना हम्म, सर, हम्म, फॉर्मिंग नॉर्मिंग सर, हम्म, वो वाला पार्ट बहुत घुमाया हुआ था। हम्म, इवन कि सर आपका जो वो जो मॉक टेस्ट जो पीवाईक्यूज था ना सर, यूनिट थ्री हाँ, का सर, हाँ, हाँ, तो सर मैंने उसमें भी दिया था। तो सर मेरे उसमें पहले वाले में मतलब इसमें जैसे इस साल बहुत मतलब इसमें कोई एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन नहीं था। हाँ, हाँ, तो इस चैप्टर से एजर्शन रीजन वाले भी बहुत आते थे। हाँ, हाँ, तो ताकि मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मुझे एजर्शन रीजन करने में बहुत तकलीफ हुई, हम्म, मतलब बहुत टफ था सर वो वाला। ओके, लेकिन जो जून वाला आया था सर, ये उसके कंपैरिजन में जून वाला सर इजी था। ओके, ओके, ओके। पहले क्वेश्चन आते थे ऐसे जिनके उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती थी, बट अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एसएसएम के भी नहीं आते हैं शायद, इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो ये है। और कोई बाकी लोगों ने यूनिट 3 पढ़ा है और किसी ने? यस सर, बाकी सर इजी थे, वही रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन हाँ, मेकिंग, यस, और सर जो वो डेल्फी टेक्निक, रिस्की शिफ्ट वाले ये दो क्वेश्चन मतलब यस, एकदम नहीं आ रहे थे, बाकी तो सब पढ़ा हुआ था। यस, यस, ओके। तो सभी लोग प्लीज़, जो लोग नहीं पढ़े यूनिट 3 पढ़ लीजिए, नोट्स पूरा पढ़ लीजिए। मैंने एक पीडीएफ अलग से भेजा है, पीडीएफ फाइल, वो उसको A4 पेपर में बना करके, ताकि जिसको प्रिंट आउट करना है वो कर सकता है। और प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन के अंदर 100 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन तो ज़रूर वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का देंगे, कि इतना आसान तो नहीं दे देंगे, डायरेक्टली वो नहीं देंगे टॉपिक से। वो इसलिए वो दिया जाता है ताकि आप उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ रहें। तो आपको शुरुआत में ये 10-12 क्वेश्चन को छोड़ना होता है, स्किप कर दीजिए। बाकी के जो भी 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन हैं उन पे फोकस करना होता है। लास्ट में जो क्वेश्चन बचे हैं, अगर वो नहीं आ रहा है आपको, वहाँ पर तुक्का लगा सकते हैं। और वो भी तुक्का ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया, पहले ऑप्शन देख लीजिए, एलिमिनेट कर लीजिए ऑप्शंस, 1-2 ऑप्शंस, ताकि 50% का चांस बने करेक्ट होने का। ठीक है, तो हर यूनिट के अंदर एक आध क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आ जाएगा जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, और इसको आपको स्किप करते जाना है, फर्दर लास्ट में उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सिलेबस से कवर होंगे। सो प्लीज़ फोकस ऑन नोट्स, जो मैंने नोट्स दिए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, और कोई भी डाउट है किसी टॉपिक में आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी यूनिट 3 का और भी क्वेश्चन डिस्कशन होना है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, जून 2024 के हैं या बाकी के दिसंबर के 2023 के, वो सब डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ यूनिट 3 विल बी कवर थ्रू दिस PBIQ, तो वहाँ पर आपको अलग से नई क्लास लेनी पड़ेगी, वो सभी यहाँ पर कवर हो जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट जो भी थ्योरीज हैं, टॉपिक्स हैं, मॉडल्स हैं, या जो भी चैप्टर हैं। ओके, सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ जी, बोलिए। सर आपने तो पहले मतलब सर आप पीडीएफ जो अपलोड किया है ना सर कुछ दिन पहले यूनिट 3 का सर, हाँ, हाँ, तो सर उससे पहले मेरा यूनिट 3 पढ़ना सर हो गया था। ओके, तो सर यूनिट उसमें सर कुछ नया अपडेट तो था, मतलब मुझे पता नहीं है, मतलब जैसे कि आज आपने बताया वो स्टेजेस के हम्म, समय कि आपने ये वाला अपलोड कर दिया है, हम्म, तो उसमें एक ये जो गार्डन वाला जो था उसमें वो वाला नहीं था स्टेजेस। हाँ। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, क्या है कि जब भी एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम होने के बाद मुझे आइडिया लग जाता है कि किस नोट से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है, तो नोट्स हमेशा मैं अपडेट करता जाता हूँ। चूँकि सिलेबस सेम है, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपका चैप्टर टॉपिक सब एक जैसे होंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बेसिस पे मैं नई चीज़ ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप फॉर्मेशन के डिफरेंट थिंकर के द्वारा डिफरेंट स्टेज दी गए हैं, उसमें नोट्स के अंदर टुकमैन का होगा, एक लोगों का और होगा, लेकिन बाकी लोगों के नहीं थे, तो मैंने उसको अभी ऐड कर दिया है। तो मैं अब अपलोड करूँगा, तो उसको भी आप मतलब डाउनलोड कर लेना, और कोशिश करिए कि पहले प्रिंट आउट ना करें। जब आप पढ़ रहे हैं उसको प्रिंट आउट मत करिए, क्योंकि जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं तब मुझे आइडिया लगता है कि ये चीज़ इसमें नोट्स में नहीं थी, इसको और ऐड करना है, इसको और ऐड करना है, तो मैं ऐड कर देता हूँ। लास्ट में जब हमारा जो है ये प्रैक्टिस या बोल सकते हैं सेशन कंप्लीट होता है यूनिट का, उसके बाद मैं फाइनल PDF अपलोड कर देता हूँ। तो आप उस टाइम पे प्रिंट आउट कर लीजिए उसको बाद में, ताकि पूरा कवर हो जाए कंटेंट आपका PDF के अंदर। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए उससे, मोबाइल में या लैपटॉप में रख लीजिए, पढ़ते रहिए, लेकिन प्रिंट आउट मत करिए शुरुआत में। जी सर। ओके, क्योंकि अगर मैं अपडेट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, जैसे आपको पता चलेगा आप उसमें नई वाली PDF डाउनलोड कर लेना, पुरानी वाली को डिलीट कर देना। ओके, तो हम लोग क्लास जो है यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और किसी का कोई डाउट, जो लोग अभी रिसेंट ज्वाइन किए हैं, तो अगर आपको कोई डाउट है कोर्स को लेकर के, या आपको कुछ वहाँ समझ में नहीं आ रहा है इंटरफेस एप्लीकेशन का या किसी का भी,
तो आप मुझे बता दीजिए, आई कैन एक्सप्लेन, देन हम लोग क्लास एंड करेंगे। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ओके देन गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। यस यस, रितु आप कुछ बोल रहे हैं? जी, नो सर, कुछ नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल।